अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। तहरीक अदम एतमाद जब से जमा कराई गई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी है, धमकियाँ हैं, इसके साथ साथ दावे हैं, वादे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो अफसोसनाक भी है वो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता सियासतदान अपना जो गम व गुस्सा है उसमें लबो लहजा खोते चले जा रहे हैं और ये सूरत हाल हमें हर तरफ से दिखाई दे रही है। जहां प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं, उनकी जानिब से भी ऑपोजिशन पर ताक कर हमले किए जा रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन भी मान नहीं है, वो भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है। और इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि जो असल नंबर गेम है उसके हवाले से कन्फ्यूजन शायद दोनों तरफ बरकरार है, फ्रस्ट्रेशन है और कहीं कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अभी तक कोई भी सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही। इत्तेहादी जो कि फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, उनका सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वो किसी चिलमन के पर्दे में हैं और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बार बार वो अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें जारी रखे हुए हैं और इसके साथ साथ हुकूमत को भी टका सा जवाब नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं आखिर इत्तेहादी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उधर लंदन में भी अहम मुलाकातें हुई हैं, अलीम खान साहब मिले हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से, क्या बाकायदा तौर पर वो PMLN ज्वाइन कर रहे हैं, इसके हवाले से अंदर की खबर भी वाक़फ़ान हाल के तवस्सुत से आपको देंगे। तो जनाब ये आज का हमारे प्रोग्राम पे सारी गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान खान साहब का बड़ा जारहाना अंदाज़ है और वो उसमें बार बार हम देख रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को लताड़ रहे हैं। इस सारे जारहे जो हमें एक तकरीर उनकी नज़र आ रही है, मिजाज नज़र आ रहा है, उसके पीछे उनका ओवर कॉन्फिडेंस है इमरान साहब, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब ज़्यादा हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, बात ये है कि ये जो बढ़ती हुई तलखी है ना, इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता और मुझे तो ज़ाती तौर पर ये लगता है कि इन तलखियों की वजह से मामला रोज़ बरोज़ मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इससे मामला सुलझेंगे नहीं, मज़ीद उलझेंगे। और एक सीधी सादा सी बात है कि हुकूमत जो होती है उसका काम होता है चीज़ों को सुलझाना, ना कि मज़ीद उलझाना। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ इस वक्त हमारे मुल्क में जो हो रहा है, तो तहरीक अदम एतमाद का सियासी खेल उस नहज पे पहुँच चुका है कि हमारे वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के रुकन, आप सिर्फ एक चीज़ देख लें, उनका रवैया देख के, उनके अल्फाज देख के, उनकी बातें देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो वक्त से पहले बाजी हार चुकी हैं। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आप उनके लबो लहजे में आपको ये नज़र आएगा कि जैसे वो हारा हुआ फ्रस्ट्रेशन का शिकार कोई बंदा हो। देखिए ये कोई बात है इस तरह की बातें करना कि जी अब देखें कि अगर आर्मी चीफ ने आपसे ये कह ही दी है कि जनाब आप डीजल ना लें, तो आप आके फिर जलसे में उसी तरह कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने भी कहा है लेकिन मैं क्या करूँ, आवाम उनको डीजल अच्छा, बिल्कुल। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आइन की फिर वाज़ेह तशरीह होने के बावजूद ये कहना कि नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश है। हालांकि ये देखें कि अगर कोई बंदा जुर्म करे ही ना, तो जुर्म करने से पहले तो आप उसको जुर्म की सजा नहीं दे सकते। जुर्म की सजा तो उस वक्त मिलती है जब वो मुजरिम साबित हो जाए। आइन इस बात में मुकम्मल तौर पे वो है के हवाले से फ्लोर क्रॉसिंग वाली क्या बिल्कुल ये सारी, मुझे लगता है कि हुकूमत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, जिसका ज्यादा नुकसान हुकूमत को खुद होगा। अगर वो अपोजिशन को वाकई शिकस्त देना चाहते हैं तो उन्हें होश के नाहुन जो हैं वो लेने चाहिए। हिलाली साहब, एक अदम एतमाद आ गई है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अगर वोटिंग होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अक्सरियत है वो जीत जाएंगे, लेकिन इतना गुस्सा किस बात पे वो कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। देखिए मैं तो नहीं समझता हूं कि वो गुस्सा पे है, वो तो हंस रहा है, वो तो शुक्र कर रहा है उनकी कि तुमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। वो कहता है शुक्र है अब मैं एक बॉल में 3 विकेटें गिराऊंगा। पता नहीं आपने उधर किधर गुस्सा देखा, वो तो बड़े मजाक से कहा। नहीं सर, जब वो ऐसे कह रहे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये देखना अब तुम्हारे साथ करूंगा क्या, ये इंसान गुस्से में ही बातें करता है ना, प्यार में तो नहीं करता।
यार 10 अल्फाज में एक अगर ऐसा अल्फाज हो जो आपको गुस्सा लगे और 9 जो हो मजाक और उनकी बुरी हालत करने में, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? रिलैक्स। ओके। ये अदब सीखने के लिए ये नहीं निकले हैं, ये लफ्ज की चुनाई पे नहीं निकले हैं, ये एक हीटेड पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है। तो ये क्यों आप उनको अदब सिखाने के लिए जा रहे हैं? अच्छा, खास तौर ये भगोड़े और जो लोग जेल में होना चाहिए वो हम लोगों को आके अभी अदब सिखा रहे हैं। देखिए सीधी सादी बात है, वो कह रहा है, मिसाल के तौर पे आपने, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको पता होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ने उसको डीजल कहा था, और उनको उस वक्त डीजल कहा था 1994-95 में, जब उनको कुछ डीजल के कंसेशंस बीबी से मिले थे, और वो कंसेशंस मिलने बाद इत्तेफाकन उनको उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बीबी 2 एम्बेसडरशिप्स भी दिए थे, और उनके लिए वो मेरे दफ्तर आए बात करने आप के तो लिए। विटनेस हैं इस सारे मामले मौलाना साहब। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये सब बातें होती हैं, ये पॉलिटिक्स है। ठीक है। असली बात ये है कि आप पूछें कि 162 लोगों को ये किस तरीके से ऑपोजिशन पार्लियामेंट में पेश करेगा। 172 कितने करने हैं। आएंगे? 172 नहीं, वो तो 10-20 तो 10, आप सुनिए ना, 10-20 तो उन्होंने खरीदा हुआ है ना, उनको तो रिश्वत देके 20-20 करोड़ देके अलग रखा हुआ है। उनके अपने लोग की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, कितने लोग हैं उनके अपने जो आएंगे और कितने बीमार हो जाएंगे? तो वो जो बीमार हो जाएंगे वो उन्होंने तो वो नहीं पैसे लिए हुए लाली साहब, कहीं वो भी बीमार पैसे लेके तो नहीं हो जाएंगे? अगर इधर से ऐसा है तो उधर से भी तो हो सकता है ना। नहीं, मगर देखिए, वाह, आप तो बात ही नहीं करनी देती, थोड़ा सुन ले, बिकॉज योर क्वेश्चंस विल बी इवन बेटर। देखिए, एसएचओज पहुंचेंगे, एएसआईज पहुंचेंगे और कह सकते हैं आपका कोई एक पुराना करप्शन केस है और 2-4 नए भी आ गए हैं। अच्छा, क्या आप जा रहे हैं? आप छांगा मांगा भूल गए? बेगम सैफुल्लाह को एक छड़ी दिया था और कहने लगे कि ये 50 नून के जो हैं इनको कमरे से निकलने ना दो, मारो इनको अगर वो निकलने की कोशिश करें। देखिए, देयर इज अ लॉट टू हैपन। ठीक है। पता नहीं, हार गया, खत्म हो गया, तबाह हो गया, इसका इसके हिज वर्ड से दिस एंड हिज वर्ड आर नॉनसेंस। कुछ नहीं हुआ है। अखलाकियात पे बात ही नहीं करनी चाहिए। वो आदमी बहुत चीजें होनी है। ठीक है, हिलाल साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, लेकिन इमरान साहब, हिलाल साहब ने वो कहते ना गाली मुकाती है कि गाली ना करो, वे सारे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन अगर वाकई हम इस बात को एक तरफ रख भी दें, लेकिन जो हिलाल साहब बात कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे करना यही असल बात है, तो यही असल बात है। लेकिन मैं इस बारे में जो हिलाल साहब बात कर रहे हैं कि रुपए का लेन देन भी हुआ है, आपकी क्या राय है? हिलाली साहब ने ना अपनी बातों में खुद 2-3 चीज़ें जो है ना उनकी कंट्राडिक्शन भी कर दी है। पहली बात ये है कि वो कहते हैं जी वो तो उनको 20-20 करोड़ दे दिए। मैं तो नहीं समझता, मैं समझता हूँ इस वक्त तक तहरीक अदम इत्माद में, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त तक पैसे नहीं चले। अच्छा। अब एक कल की बात नहीं है, इस वक्त तक वादे वहीद हो रहे हैं, टिकटों की बातें हो रही हैं, पैसों का मामला अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। हिलाली साहब हो सकता है मौके के गवाह हो, इन्हें पता हो। दूसरी बात कि ये करें तो गलत है। अगर हुकूमत बकौल हिलाली साहब ही थानेदारों के जरिए, एएसआईज के जरिए और दूसरों के जरिए करें तो वो ठीक है। यानी ये कैसा मेरिट या डीमेरिट है कि अगर अपोजिशन करती है तो वो गलत है, लेकिन हुकूमत अगर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जाने नहीं देती या रोकती है तो वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो तो सबके लिए एक सी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कानून तो सबके लिए एक है, ये और मॉरल वैल्यूज भी एक जैसी हैं, तो सब ही उसका पालन करें, वही अच्छा है। बिल्कुल ऐसे। अब देखें ना, अब मामला ये है, अपोजिशन ये कहती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, ये वो कहते हैं घोड़ा और ये घोड़े का मैदान।
ठीक, आप इजलास बुलाएं, आप उनसे कहें लाएं जी, अगर नंबर पूरे हैं तो ले हैं। नंबर पूरे हैं या नहीं, लेकिन इसके हवाले से एक काम बड़े बार बार बात होती है और वो होती है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल रहेगी तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। अपोजिशन ये कहती है और हुकूमत कहती है कि वैसे इस पे तो न्यूट्रलिटी पे तो आज इमरान खान साहब ने कमाल ही कर दिया। वो कह रहे हैं न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। और उन्होंने आज ये भी बात की कि जो आर्मी चीफ है उनके हवाले से जो आपने डीजल वाली बात भी की। मैं एक चीज़ और सुनवा दूं, फिर उसके ऊपर मैं तफसील से आपका ओपिनियन लेती हूँ। डीजी ISPR ने कल कैटेगोरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये कहा, आज का सियासत से कोई लेना देने नहीं, हम बिल्कुल लाताल्लुक है इससे। क्या उनके अल्फाज थे, उन्हीं की ज़बानी। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, और ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस एनी मोर। तो जनाब आपने डीजी ISPR की गुफ्तगू सुनी। इमरान साहब, इस पर आपका कमेंट भी लेती हूँ और मैं साथ ही साथ वेलकम कर लूँ शो पर मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। और मालिक साहब आपसे यहीं से मैं बात शुरू कर लेती हूँ। आपने भी अभी सुना होगा डीजी ISPR ने सियासत में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से क्या बात की। तो फिर आपके ख्याल से आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, फिर जो अपोजिशन पहले बातें करती रही है, तो फिर फौज को आखिर सियासत में कौन इन्वॉल्व कर रहा है राइट नाउ? देखिए, अभी तो क्लियर कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है इस तरफ की फौज को लाया है। क्योंकि न्यूट्रलिटी वाली जो सी चीज चल रही है, न्यूट्रलिटी का तो अगर किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान तो रूलिंग को है, वजीर आजम को है। और ऑब्वियसली, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज का बयान, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा सरप्राइज हूँ कि बड़ा सख्त बयान है। इसमें दो अलामी चीजें हुई हैं आज उनकी। एक तो उन्होंने अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की है एक वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान वाली, तो अगर ये बात शेयर हो सकती है, हो सकता है कल को बातें भी शेयर हो जाएं, तो ये एक बड़ा खतरनाक रविश हो सकती है। और सेकेंडली, कल ही जब एक स्टेटमेंट आया इतना इम्पोर्टेंट, उस पर यह कहना और उसमें इन्वोक कर देना कुरान शरीफ को, आयत को, कि जैसे ये न्यूट्रलिटी सडनली गलत है और आपको एक साइड लेनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट्स हैं दोनों। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काफी हैरान हूँ। मतलब इमरान खान साहब जज्बाती आदमी हैं, जरा सख्त बात करते हैं तो आप बहुत चीजों का उनको मार्जिन देते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि वो एक पब्लिक जलसे में अपनी और आर्मी चीफ की स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन एक थर्ड ऑपोजिशन लीडर के बारे में शेयर करेंगे। मालिक साहब, आपके ख्याल से ये एक्सीडेंटली उन्होंने ऐसे स्लिप ऑफ टंग बस कह दिया जैसे वो कह गए, दिल में आई, या फिर ये कोई स्पेशल मैसेज था यहाँ पर यूं बात करने? नहीं, मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा फ्लस्टर हो रहे हैं। जितने सवालात उठ रहे हैं एलायंस जहाँ से उनके अभी तक, उनमें से किसी से भी वो सॉलिड एक बयान नहीं दिलवा सके। जो इस्लामाबाद में मिजाज नजर आ रहा है एलायंस का, वो कोई इतना ज्यादा सॉलिड फेवरेबल नजर नहीं आ रहा हुकूमत के साथ आगे चलने का। तो मेरा ख्याल है शायद फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है और शायद उनका ख्याल होगा कि मैं फोर्स करूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्सिंग द हैंड ऑफ द अदर साइड। तो हो सकता ख्याल हो कि मैं इतना प्रेशर बनाऊं। देखिए, ये चीजें इसके साथ आप कपल कर लें जो अनाउंसमेंट किया हुआ कि जी वो से एक दिन पहले पूरा एक इज्तिमा होगा इस्लामाबाद में, एक पब्लिक शो ऑफ फोर्स। गवर्नमेंट को पब्लिक शो ऑफ फोर्स गवर्नमेंट्स नहीं करती जलसे ला के लाख 15 मिलियन मार्च ऑपोजिशंस करती हैं दुनिया में, गवर्नमेंट्स नहीं जलसे करती। तो वो भी आप कर रहे हैं, तो आप एक पब्लिक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पब्लिकली आप बहुत ज्यादा आपकी जबान में तेजी आ गई है। सो मुझे तो फ्रस्ट्रेशन आपको लग रहा है कि प्रेशर में। मालिक साहब आप साथ रहे। इमरान साहब, मैं आप पे इसका कमेंट जरूर लेना चाह रही हूँ जो आर्मी चीफ के बारे में मालिक साहब ने बात की। आर्मी चीफ से हो सकता है उनकी कैजुअली टॉक हुई हो या जिस भी वजह से, जिस तरह से भी बात हुई हो, जैसे उन्होंने उसको कोट किया, लेकिन आपको लगता है इसमें कोई स्पेशल मैसेज था? और ये वो जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा ये इसका कोई ट्रेलर तो नहीं था? देखिए, गुजारिश ये है कि इस बात पे अगर वजीर आज़म की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई गैर जिम्मेदारी की गई है या की जा रही है तो कम से कम हमें नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो मालिक साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा
कि अगर आपकी कोई बात हुई है तो आपको उस बात को इस तरह पब्लिकली करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो फिर तो आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पता नहीं क्या कुछ कर जाएं। लिहाजा आपको इस फ्रस्ट्रेशन पे काबू पाना चाहिए और आपको इस तरह की बात पब्लिकली तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, उनका आपस में ऐसा रिलेशन है कि वो बहुत सारी बातें आपस में करते हैं, तो क्या आप उस तरह सारी बातें बाहर ले आएंगे? ठीक है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इमरान साहब कि आपने देख लिया। मेरे ख्याल में अब मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा, मैं पेंसिल छत से मारूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता था, ये जो आप कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन को आप रिलीज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, ये एक कन्वर्सेशन, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं था, ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जोक है कि ज्यादा डीजल ना करे मौलाना साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब, पता नहीं वो क्या, ये मेरी सब पार्टिंग रिमार्क। आप जा रहे हैं जलसे को, टेक इट इजी ऑन डीजल। माने मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप लोग इसको एक खुफिया, ओ सच अ सीरियस कन्वर्सेशन, हाय हाय ये सीक्रेट्स रिवील कर देगा। क्या हो गया है आप लोगों को यार, खुदा के लिए। हिलाली साहब, मुझे तो लगता है, हिलाली साहब मुझे तो लगता है कि आप, सर एक सेकंड, मुझे तो लगता है कि आपको शायद आजकल आप लगता है कि मैं ऐसे हो गया हूं। सर नहीं, सर सुन तो लेना, आपको, आप भी इतने जज्बाती हो गए हैं कि आपको भी समझ नहीं लग रही। मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में कॉन्फिडेंशियल, सर सुन ले, मैंने अपनी पूरी कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंशियल या खुफिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनका ये कहना है, आपने कहा है कि फिर पता नहीं और क्या बातें वो कहेगा, और क्या बातें वो दिखाएगा। आप तो इंसिन्यूएट कर रहे हैं कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी है एंड ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स। आप किस किस्म की एक्यूजेशन कर रहे हैं? आप तो छोड़िए, जो तो आपको लगता है कि उन्होंने कैजुअली ये बात ने कहा है। ठीक है हिलाली साहब, वो वैसे इमरान साहब वैसे ये बात सही कह रहे हैं, आप भी काफी अभी तो एक मेरी बात सुनिए जी मालिक तो ठीक नहीं है ना। नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिलाली साहब, आई थिंक हिलाली साहब इज बीइंग वेरी रूड हियर। बात ये है, ये किसी ने ये बात नहीं की हिलाली साहब, बात बड़ी सिंपल है। जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ बात करते हैं, दो ओहदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ये कि दो दोस्त नहीं बैठे हुए, बडीज नहीं बैठे हुए, नहीं, दो इंसान कर रहे हैं मालिक साहब, दो इंसान कर रहे हैं। आप दो ओहदे पे किधर पकड़ा है? दो इंसान, दो दोस्त। लेट मी फिनिश नाउ, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू। हिलाली साहब बात तो कंप्लीट करने देना किसी को। जी मालिक साहब, यही मसला है पाकिस्तान में कि हर चीज बड़ी कैजुअल लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए सीरियसनेस नहीं आती जिन मामलों में सीरियसनेस होनी चाहिए। जब आर्मी चीफ बात करता है और प्राइम मिनिस्टर आपस में बात करते हैं, कि किसी ने नहीं कहा कि कॉन्फिडेंशियल बात लीक हुई है। बात ये हो रही है कि जब एक आपस में दो ओहदे बात करते हैं, उसका सर्टन डेकोरम होता है। खास तौर पे एक थर्ड बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो वो भी एक ऑपोजिशन का प्रोमिनेंट लीडर है, एक पूरे ऑपोजिशन अलायंस का सदर बना हुआ है। उसके बारे में पहले तो मुझे आप ये बता दें, अगर ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का लॉजिक क्या है कि वो बैठ के ऑपोजिशन को डिस्कस करें? ये तो आर्मी मैटर नहीं है, सिक्योरिटी मैटर नहीं है। पहले इन दो ओहदों के दरमियान में ये ऑपोजिशन लीडर डिस्कस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दीज आर सीरियस कॉन्वर्सेशंस। ये दो दोस्त बैठे बंटे खेल के बातें नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री टॉकिंग टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो इसलिए आप कैजुअली हर चीज को श्रग ऑफ नहीं कर सकते। उसे कह दिया नहीं यार तुम जलसे में जा रहे हो, कोई यार यूज नहीं है। वो एक आर्मी चीफ है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वो बात कर रहे हैं। मालिक साहब, मैं बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। थोड़ा सा इस हवाले से भी बात कर दीजिए कि अब लग क्या रहा है आपको अदम एतमाद के हवाले से? नंबर गेम पूरे कर लिया ऑपोजिशन ने, क्या आपको सीन लग रहा है इस्लामाबाद में, किस तरफ पलड़ा भारी है? सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बात है, जो लाली साहब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, वो गेस्ट हैं, फिर उसके बाद आपके पास ही मैं आऊंगी और फिर आप बिल्कुल ओपनली बात कीजिएगा। जी मालिक साहब प्लीज कंटिन्यू। मेरा ख्याल है जी बहुत खुल के बातें कर रहे हैं। आपको एमसीएम ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने हमारे से कोई बात नहीं की। पीएमएलक्यू वालों ने कहा हमारे से कोई बात नहीं की। हम कल से तमाम लोगों से मिल रहे हैं इस्लामाबाद में बार बार,
और एक चीज बड़ी क्लियर जो बार बार इत्तेहादी कह रहे हैं कि जी हमें कहीं से टेलीफोन नहीं आ रहे, तो हमने अब खुद ही फैसले करने हैं। तो अगर खुद ही फैसले करने हैं और उनसे गवर्नमेंट उनसे उसका अप्रोच नहीं कर रही, तो वो फिर हालात को इतने अच्छे नहीं लगते। मसला आज देखिए, आज खबर चली कि फवाद चौधरी साहब गए हैं और वीडियोज भी आपने देखी हैं, तमाम चैनल्स में चली हैं। वो बैठे हुए हैं, मोहन इस्लाई बैठे हुए हैं, फरख भी बैठे हुए हैं और परवेज इलाही साहब बैठे हुए हैं। उसको तासुर ये दिया गया मीटिंग का कि ये शायद मीटिंग इत्तेहादियों के साथ उस सारी चीज के सिलसिले में हुई है। उसका असल कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुबह जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जर्नलिस्ट की, उसमें मैं ही मेंबर हूँ, हम सारे गए थे परवेज इलाही साहब के पास और ये पैका के ऊपर सारी मीटिंग थी और हमारे सामने ही उनकी मीटिंग तय हुई इनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ कि आप 3:30 बजे आ जाए ताकि हम इस मसले को डिस्कस कर लें। कुछ गवर्नमेंट ने उस कमेटी का एक सालिस बनाया है दरमियान में। अब वो मीटिंग का एजेंडा और था और बाद में भी हमने कंफर्म किया, वही चीजें डिस्कस हुई, लेकिन टेलीविजन पे ये तासुर दिया गया जी सारे मामला तय पा गए हैं। एलाइज बड़े नर्वस हैं, एलाइज ने अभी जेन्युइनली डिसाइड नहीं किया हुआ और आई थिंक यही वजह है कि शायद प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और उनका ये कहना है जनाब एलाइज जो है अभी तक कुछ फैसला नहीं कर पाए, किसी फैसले पर नहीं पहुंचे और यही हमें नजर भी आ रहा है क्योंकि उनकी जन्म से कोई स्टेटमेंट ऐसा क्लियर नहीं है कि वो किसकी तरफ खड़े। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इलाली साहब को दिल खोल कर भड़ास निकालने का मौका देंगे। इलाली साहब हैव पेशेंस और एक ठंडा ग्लास पानी का पीजिए। हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जनाब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से और हम बात कर रहे हैं कि एलाइज का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन वो हैं कि अभी तक किसी भी तरफ जाने से गुरेजा हैं और दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज क्या बात की है उनके हवाले से ज़रा देख लेते हैं। पंजाब में जो है वो एक नार 100 बीमार वाला हाल है, तो इंशाअल्लाह ताला सभी को मुतमईन करेंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आप देखेंगे कि अदम एतमाद से पहले ही एलाइज जो हैं वो अपना क्लियर कट हमारे साथ हुकूमत के साथ खड़े होंगे और हमारी ही सपोर्ट करेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? इलाली साहब से जानते हैं। इलाली साहब, आपका क्या ख्याल है एलाइज के हवाले से? चौधरी साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहे हैं कि वो सपोर्ट कर देंगे फाइनली। आपका क्या अंदाजा है? अगर करना ही है तो अभी क्यों नहीं इस पर ऐलान कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अच्छा स्टेप ये अच्छा या जैसे भी हो गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान के लिए, कि अलीम और तरीन का कोई ख़ास मिलाप नहीं हुआ, बल्कि कुछ कहते हैं कि वो मिले नहीं हैं। बहरहाल बात ज़रूर किया होगा ये वो, तो एक इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो दैट्स इसलिए कि अलीम फिर 3-4 घंटे नवाज शरीफ के साथ गुजारा और सुना ये है कि नवाज शरीफ हैज़ ऑफर्ड हिम दी CM-शिप ऑफ पंजाब। पता नहीं सही है कि नहीं। अगर नवाज शरीफ ने उनको ऑफ़र किया है तो फिर परवेज़ इलाही तो खुश नहीं होगा। तो बहरहाल जो भी ये है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना पड़ता हूँ, इसलिए कि जो नाम हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, न्यूट्रलिटी के बारे में एक छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि जब कोई भी कहता है कि आई डोंट बिलीव इन न्यूट्रलिटी और न्यूट्रलिटी सिर्फ जानवर करते हैं, उसका मकसद होता है देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। जैसे मैं एक प्रोग्राम पे कहा था कि बिनाइन न्यूट्रलिटी जो है वो ब्लाइंड न्यूट्रलिटी है, वो जो एक जज की न्यूट्रलिटी है वो न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए कि बच्चों में भी, मेरे पास एक बेटी और बेटा है और अगर मेरी बेटी को आप पूछें तो वो कहेगा कि मेरा भाई जो है मेरे बाप का फेवरेट है। तो इस किस्म की कंप्लीट अटर सेक्युलर न्यूट्रलिटी हो नहीं सकती। न्यूट्रलिटी का मकसद जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा था वो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का, वो ये कह रहा था जैसे मैं कह रहा हूं, जो पुतिन में इन सो मेनी वर्ड्स, जब एक सिचुएशन डेवलप होता है और जब इंसान के जजमेंट्स आती हैं, आपने देखना होता है कि नहीं कि आप न्यूट्रल हो अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है तो देन देयर इज नो न्यूट्रलिटी। और बिल्कुल सही, एग्जैक्टली और पॉजिटिव न्यूट्रलिटी होना चाहिए। आप कहेंगे देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हालांकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम गलत कर रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि देख लो मेरा रिकॉर्ड है और इन लोगों का रिकॉर्ड है
और अगर आप समझते हैं कि फिर भी आप न्यूट्रल होते हैं तो दैट्स सॉरी, वो तो फिर एक गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। और तो एक बात ये, दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि समीना, जैसे देखिए होता ये है कि अगर ये जो लोग जो वो अनहैप्पी हैं पीटीआई से और दूसरे की तरफ जा रहे हैं, वो कभी अपना वोट कमिट नहीं करेंगे जब तक उनको पता नहीं चला कि वो जीत सकते हैं। देखिए वो चले जाएंगे पार्लियामेंट, मगर अगर पार्लियामेंट में उनको पता है 10-15 लोग आए हैं, मगर अगर 100 एंड जितने भी हैं कम लोग आते हैं, तो वो चाके इन लोगों को कहेंगे, नून को, कि भैया तुम्हारे अपने लोग नहीं आए हैं, हमें नहीं पता क्यों नहीं आए हैं, मगर तुम समझते हो कि हम अभी बेइज्जती हो, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएं, हम सब चीज हो, हम क्यों तुम्हारे लिए वोट करें? तो पहले तो तुम तो बताओ कि तुम्हारे अपने लोग आ सकते हैं कि वो बाप पार्टी से आए हैं। राइट, ये इत्तेहादी तो ये कह रहे हैं, कामिल अली आगा का भी आज यही स्टेटमेंट है कि आप अपनी पार्टी को यूनाइट करें, अपने अरकान को अपने साथ रखें, फिर ही हम आपके साथ हैं। This is what he said. And finally मैं एक चीज कह दूं, ये लफ्ज जो डीजल मैंने कहा है ख्वाजा आसिफ ने किया, मगर भूलना नहीं चाहिए कि एक लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है एक बंदे के बारे में, और वो नून लीग ने इस्तेमाल किया, और वो किसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी इस्तेमाल हुआ है, वो किसके बारे में हुआ है वो भी मैं नहीं कहना चाहता। बिल्कुल सही। तो जब ये अखलाकियात का दर्स देते हैं तो सबको ये देखना चाहिए। ये लोग जो हमें आके लेक्चर देना चाहते हैं ना, ये लोग जो आके कहते हैं अरे उसको इज लॉस्ट हिज कूल, इज लॉस्ट हिज कंपोजर, और आप कहती हैं लाली इज लॉस्ट हिज कंपोजर, लाली इज नॉट लॉस्ट हिज कंपोजर। नहीं, आप तो हम पे खफा होते ना लाली साहब, हम तो कहते हैं हम पे तो ना खफा हुआ करें। लेकिन बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि हम देखते हैं कि तलखी जो है जुबान की हर तरफ से हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से हम लिटिल मच इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं लाली साहब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और हम उनसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एनीवेज आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल से हमने सुना। इमरान साहब, अब मैं दोबारा इस बहस में नहीं जाना चाहती, थोड़ा सा आगे चलें। जो हिलाली साहब ने भी बात की और जो मैं कामिल अली आगा साहब की भी बात करी थी, अलीम खान साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, अब तो तकरीबन हर तरफ से इसकी कंफर्मेशन आ गई है। क्या उन्होंने बाकायदा नून लीग ज्वाइन कर ली है? ये बड़ी लंबी बात है, सिर्फ एक बात मैं कह दूं कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली या जो भी चीज़ें होती रही है ना माजी में, कोई भी जी शऊर आदमी इस बात की हमायत ही नहीं कर सकता, जो भी करे। हम तो ये कहते ही नहीं कि वो बड़े अच्छे हैं और ये बुरा है। मैं तो कहता हूँ ये अगर बड़े अच्छे हैं तो ये कम से कम उन वाला रवैया तो ना करें, ये तो अच्छे ही रहे। लेकिन अगर ये भी वैसे ही हैं तो फिर मैं क्या करूँ, मैं हिलाली साहब के साथ अफसोस ही करूँगा कि वो भी ऐसे निकल आए। गुजारिश ये है, अब आ जाते अलीम खान की तरफ। हमारा आज शहजाद हुसैन भट्ट ने भी ये खबर दी थी कि अलीम खान की मुलाकात हुई, और हमारे वाकफान हाल जो हैं उन्होंने भी बताया कि 3.25 से 3.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। अच्छा, अब मामला ये है कि हमारे वाकफान हाल के मुताबिक अलीम खान साहब को सीएम की कोई ऑफर नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ से तय थी। अलीम खान साहब मुलाकात के लिए ही गए थे लंदन, उनका मकसद ही 2 मुलाकातें करना था, एक मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करना और दूसरा जहांगीर तरीन से मुलाकात करना, और दोनों मुलाकातें यहाँ पे लाहौर में तय हो चुकी थीं। पहले तो आप ये खबर सुन लें कि ये वहाँ जाके तय नहीं हुई। सही है। फिर जो मीडिएटर है जिसने हुसैन नवाज साहब से और अलीम खान से मुश्तरका एक दोस्त, उसने फ़ोन पे बात करवाई और फिर उसके बाद सारी ये मीटिंग हुई। हुसैन नवाज का और इनका एक मुश्तरका दोस्त, फैसलाबाद से तो नहीं, चले छोड़े। गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, अब मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसमें मैं 1-2 चीजें आपसे और जरा क्लैरिफाई कर लूं। अलीम खान साहब की जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, क्या उसमें जहांगीर खान तरीन साहब ऑन बोर्ड नहीं है? नहीं, उस ऑन बोर्ड हैं या नहीं उस मुलाकात में नहीं थे। नहीं, मुलाकात में नहीं थे, लेकिन क्या अलीम खान साहब को क्या जरूरत है हर चीज में उन्हें ऑन बोर्ड लेने की? उन्होंने उनका ग्रुप ज्वाइन किया। नहीं, देखें मेरी बात सुने, आप एक चीज को समझिए। अलीम खान साहब अपनी सियासत करते हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों का एक नुक्ता नज़र दोनों का है कि जनाब हमें
इमरान खान साहब ने सियासत में इतना नुकसान पहुंचाया है कि जितना हमें कोई और नहीं पहुंचा सकता। अलीम खान साहब को ये गिला है कि जी मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की, पैसे भी खर्च किए, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने मुझे जेल भी भिजवा दिया, इसी हुकूमत में मुझे सीएम ना बनाने के लिए और भी किया, बड़ा बहुत कुछ वो कहते हैं। इसी तरह जहांगीर दोनों के अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब दोनों एक पेज पर हैं। दोनों इस पेज पे हैं कि दोनों इमरान खान साहब के साथ चलने को तैयार नहीं हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल में। अब आगे जाके सियासत इनकी क्या करती है, किस तरह से तय करते हैं, क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इनका ये मामला जो है ना वो इस तरह से नहीं है अभी, इसीलिए अपोजिशन जो है वो बड़ी पुरएतमाद है। और देखें, अगर अलीम खान ने इनके साथ मुस्तकबिल में ना चलना होता तो वो कभी भी जाके मियां नवाज शरीफ से मुलाकात ना करते। ठीक है, उनकी मुलाकात करने का भी एक जो है ये जाहिर कर रहा है कि वो अपने मुस्तकबिल के कुछ फैसले कर चुके। आप कह रहे हैं इमरान साहब ऑपोजिशन पुरएतमाद है, लेकिन कल रात जो पार्लियामेंट लॉजेस में वाकया पेश आया, हिलाल साहब मैं आती हूँ, मुझे इस पे आपका खास तौर पे कमेंट भी लेना है। आपके ख्याल से वो किसकी जिम्मेदारी थी और उसका फायदा किसे हुआ? देखिए, ऐसी तमाम चीजें जो ना, पहली बात है देखिए वहां पे जो लोग गए, देखना ये है कि वो अंदर जाके दावा बोल के गए थे या बाहर गेट पे एंट्री करवा के अपने नाम रजिस्टर्ड में लिखवा के और फिर गए थे। क्या उनके पास कोई असला था? क्या वो डंडा बरदार थे? क्या उन्होंने वहां पे कोई तोड़ फोड़ की, कोई हंगामा अड़ाई की, या सिर्फ इस बिना पे कि उन्होंने एक जैसा लिबास पहना हुआ है तो आप उनको दहशतगर्द करार दे दें? गुजारिश ये है ना कि अगर वो बाकायदा देखें, पार्लियामेंट लॉजेस में जाने का एक तरीकाकार है जी, वो तो हम भी जा चुके हैं, हमें भी पता है कि सख्ती से बाकायदा चेकिंग है, अगर तो वो सारे असूल ज़ाब्ते पूरे करके गए हैं तो फिर हुकूमत को इस तरह से दावा बोलना नहीं चाहिए था। अगर आपको कोई इतराज है तो आप उन्हें अंदर जाने ही ना दें, और अगर आपने उन्हें जाने दिया है तो आप फिर वहां इंतजामिया से कहें कि जनाब जो गैर मुतलका लोग हैं, आप जाके जिनके कमरों में हैं उनसे कहें कि जी वो उनसे वहां पे क्विट करवाएं, उनको बाहर भिजवाएं। ये सारी चीजें देखिए मैं इसीलिए, लेकिन क्या ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी आपके ख्याल से? नहीं, क्या किस हवाले से? चले मैं हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से? अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन तो साफ कहती है, हुकूमत का ये कहना है ना कि जी इन्होंने जानबूझ के ये किया। जमीयत इस्लाम वाले तो ये इस्लाम वाले तो ये तस्लीम करते हैं कि हमारे ये इसलिए आए थे कि हमारे MNAs या हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हुकूमत वाले उठा के ना ले जाएं। चलिए हिलाली साहब, क्या ये बात लॉजिकल है कि उनकी सिक्योरिटी जो है, जिन्हें मैं प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी दे दूं जी, ये हमारे पार्लियामेंटेरियन को अगवा ना कर लें? पहले कौन से मौके पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो गए? ये उनकी जिम्मेदारी है क्या? कल जो रात वाकया आया हुआ, करेक्ट, ये तो पूरा खेल था, अरेंज्ड हुआ था। आपने देखा नहीं, 30-40 लोग एक रेजिडेंशियल हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, जो मिलिशिया ट्रेनिंग वाले, यूनिफॉर्म वाले 30-40 के हमारे MNAs को कुछ ना हो, हु द हेल, उनको क्या कैसे पता है कि कुछ होने वाला था? क्या साइंस था? एक दफे अंदर चले गए तो लोग उधर पैनिक हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उनको कहा जाओ, वो लड़ने लगे। उस लड़ाई के बीच में ये टपक आए हमारे मौलाना साहब, और उन्होंने उधर से ही कॉल दे दिया, ऑल पाकिस्तान कॉल ओवर ऑल चैनल्स, के हर सड़क बंद करो और ये करो और वो करो। इट इज सो ऑब्वियस। मैं तो समझता हूं कि इसका बहाना नहीं बनाना चाहिए। ये लोगों की ट्रेनिंग, ये ट्रेंड ही इसी काम के लिए हैं। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता था समीना जी, कि आप मुझे बताएं कि अगर इनके पास वोट्स नहीं, अब जो होगा पार्लियामेंट में, मिसाल के तौर पे आई आस्क यू, आप लेट्स से कि आप MP हैं, MNA हैं, जब आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि आपके लोग इन अ की वोट लाइक दिस, उन लोग हैं नहीं उधर, तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे लोग अरेस्ट हो गए हैं, हमारे लोगों को आने नहीं दिया है। नेचुरली ये हो सकता है, इट्स अ ह्यूमन रिएक्शन। उस वक्त जो दूसरे लोग हैं जो वाकई आके इमरान खान साहब के लिए नहीं वोट करना चाहते थे, अपनी सब चीज सो टू स्पीक पॉलिटिकल करियर को रिस्क करके आए हैं, वो क्या करेंगे? सो व्हाट आई एम सेइंग इज
तैयार रहना ऐसे एक सिचुएशन के लिए। और एक मुझे कोई हक नहीं बनता है कि इमरान, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको इसमें बात लग रही है कि था हिलाली साहब, इस पे मैं मजीद भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, काफ लीग के सीनियर रहनुमा। कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको वेलकम कहती हूँ शो पर। आगा साहब, आप लोगों की तरफ ही सब देख रहे हैं और आप लोगों ने एक अजीब ही पहेली डाल रखी है, हमें तो कुछ आप लोग बता ही नहीं रहे हैं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा राज खोल दीजिए, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? हमने डिसाइड किया हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने तमाम इख्तियारात जो हैं चौधरी परवेज लाई को दे दिए कि जो वो फैसला करेंगे तमाम मुलाकातों के बाद और तमाम हालात को देखने के बाद जो फैसला करेंगे हम हमारे लिए काबिल कबूल होगा। आगा साहब, काफ लीग की वैसे डिमांड्स क्या हैं? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड तो ये थी कि आम आदमी को फैसिलिटेट करें, महंगाई का खात्मा करें, बेरोजगारी का खात्मा करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करें, करप्शन के नारे के बाद बढ़ रही है, उसका रेट 5,000 से 50,000 हो गया, उसको कंट्रोल करें। ये हमारा मुतालबा, इसके अलावा तुम्हारा तो कोई मुतालबा नहीं है। नहीं, लेकिन ये चारों पांचों मुतालबे तो फिर पूरे नहीं हुए, तो इसका तो मतलब है कि ये कोई मुतालबा पूरा ना हुआ तो फिर आप अपोजिशन के साथ जाएंगे क्या? नहीं, हम अब अदम एतमाद की तहरीक के बाद हमारा मुतालबा ये है कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपने अंदर हम अपने मुआदे पे कायम है, लेकिन अगर अपना मैंडेट नहीं पूरा कर सकेंगे, अगर आपका शरारा बिखरा हुआ, आपका पंजाब के अंदर 3 ग्रुप होंगे, आपके KPK के अंदर 3 ग्रुप होंगे, तो फिर उसके बाद हमारा तो मुआदा खत्म हो गया ना। हमारा मुआदा तो मैंडेट का था। मैंडेट आपका जो था कि अपनी तादाद पूरी रखें, अगर आपकी तादाद पूरी नहीं होगी तो उसके बाद फिर आप भी साथ छोड़ जाएंगे, यानी उनके अपने छोड़े हैं तो आप लोग भी नहीं साथ देंगे, ये तो क्या बात होगी आगा साहब? मुश्किल वक्त पड़ेगा तो आप लोग भी हट जाएंगे। देखिए, हम सियासी लोग हैं, हमारी जीरत की आदत है, हमने सियासत करनी है, हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, हमने अपने फैसले खुद करने हैं, हम डिपेंडेंट तो नहीं है। वैसे उस दिन तो आप कह रहे थे हम वो फैसला करेंगे जो रियासत कहेगी, तो रियासत ने कुछ बताया नहीं अभी आपको कि क्या फैसला करना है? 1 मिनट हिलाली साहब जी। आगा साहब, देखें, रियासत की डेफिनेशन देख ले। आप भी रियासत है, मैं भी रियासत हूँ, इमरान यकूब भी रियासत है, हिलाली साहब भी रियासत है। हमें सबको मिलके एक रियासत जो है उसका साथ देना है ताकि इसका वजूद कायम रहे। बिल्कुल ठीक, जो मुल्क के मफाद में हो। जी हिलाली साहब, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। वेरी वेल सेड। कमाल अली आगा साहब, पहली बात तो ये है कि आपकी पॉलिटिक्स और ख़ासतौर पर परवेज़ इलाही साहब के पॉलिटिक्स हम रिस्पेक्ट करते हैं, मैं रिस्पेक्ट पर्सनली करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर तो कंसीड कर दिया है कि वोट के बाद अगर वो उनके हाथ में हो तो बुज़दार साहब का तबादला और उनका चेंज जो है वो आप लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे। आप इससे इत्मीनान होते हैं ऐसी इस प्रॉमिस से कि आप समझते हैं, जैसे मैं समझता हूं फ्रैंकली, कि अगर ग्रेसफुली इस वक्त भी हो जाता है ऐसी बात तो ये तो अच्छा थोड़ा सा जो शुबा है ये रहता नहीं है। आंसर करने दें, वक्त खत्म हो गया। जी आगा साहब। देखें हिलाली साहब, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको इल्म भी है। और इमरान यकूब जो है वो तो मेरा बरखुरदार है, मेरा भाई है। आपने ज्यादा उम्र बता दी अपनी। नहीं, मेरा भाई है यार, इसका बाप मेरा मामू है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनर बता रहा हूँ। बात ये है कि आपके और मेरे तल्लुकात एक जगह, लेकिन कौमी मफाद एक जगह है। कौमी मफाद में फैसले करेंगे, ठीक है। चलिए, आपके ये रिश्तेदारियों का हम कल भी फायदा उठाएंगे। आगा साहब, कल प्रॉपर वक्त दीजिएगा हमें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।